नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। सीआरपीएफ ने अपनी वीआईपी यूनिट के लिए बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। कहा जा रहा है कि अगर मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो सीआरपीएफ को कुल 23 बुलेट प्रूफ वाहन मिलेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीआरपीएफ के पास जो मौजूदा वाहन है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि पुराने पड़ चुके हैं और उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर कई बार बैठकें हो चुकी है और संभावना है कि गृह मंत्रालय वीआईपी यूनिट के लिए नए वाहनों के प्रस्ताव को मंजूरी देगा। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि इस खरीद का उद्देश्य सुरक्षा प्राप्त यात्राओं के दौरान सीआरपीएफ को राज्यों पर कम निर्भर बनाना है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि फोर्स एंट्री लेवल के एसयूवी की बजाय सीआरपीएफ फुल साइज एसयूवी के लिए उत्साहित है, जो कि कठिन इलाकों में आसानी से संचालित की जा सकती है। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए ऑप्ट्रॉनिक सबमरीन पेरिस्कोप की तकनीक को पारस डिफेंस को हस्तांतरित किया गया है और अब पारस डिफेंस इसे लाइसेंस के तहत निर्माण करेगी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्ट्रॉनिक सबमरीन पेरिस्कोप सबमरीन की आंख का काम करती हैं। इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये कंपनी यानी कि पारस डिफेंस ट्रेन के आधार पर ऑप्ट्रॉनिक सबमरीन पेरिस्कोप का निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी होगी। चाइना की दोस्तों नई चालबाजी सामने आई है। चीन लद्दाख में कुछ तो कर नहीं पा रहा, लेकिन वो वहां पर अब छेड़खानी करना शुरू कर रहा है और यही वजह है कि एक खबर जो सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसने बीते 8 महीने में कई बार लद्दाख के पास पावर ग्रिड को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी है और ये कहा जा रहा है कि चाइना लगातार कुछ न कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और इस बारे में खुद केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने भी इस बात को माना है कि चीनी हैकरों ने 2 बार हमले का प्रयास भी किया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की एक निजी खुफिया फर्म ने दावा किया है कि पिछले साल अगस्त से मार्च तक हमने भारत के कम से कम 7 स्टेट लोड डिस्पैच स्टेनर्स, जिसे कि SLDS कहा जाता है, उसमें चीनी हैकरों की घुसपैठ का पता लगाया है। ये सेंटर संबंधित राज्यों में बिजली आपूर्ति की रियल टाइम निगरानी करते हैं और ये हमला उत्तर प्रदेश को केंद्र मानकर किया गया था। इसके बाद इन्होंने लद्दाख से लगी भारत चीन सीमा इलाकों पर भी इस तरीके की हरकतें की है। दरअसल दोस्तों, की जो निजी फर्म है वो विश्व की सरकारी हैकरों पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी खुफिया कंपनियों में शुमार है। उनका कहना है कि चीनी हैकर पावर ग्रिड के सेंटरों के आसपास के बुनियादी ढांचों की जानकारी जुटाना चाह रहे हैं ताकि बिजली केंद्रों में चीन की घुसपैठ हो सके और वो जब चाहे इन प्रणालियों को हैक कर सके और चीन भविष्य में इन सबको कंट्रोल कर सके। हालांकि दुनिया भर में साइबर अटैक तो बढ़ ही रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग भी प्रभावित हुए हैं। कुछ ना कुछ तो दोस्तों इसका करना पड़ेगा और इसमें भारत के जो IITians हैं उनको अब दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि इस तरीके के साइबर हमलों से किस तरीके से निपटना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें दोबारा की गई तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात होगी। रक्षा मंत्रालय पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव मोड में दिख रहा है और स्वदेशीकरण पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस भी है और यही वजह है कि रक्षा में स्वदेशीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। उन्होंने करीबन 100 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिन्हें 3.5 साल से अधिक की समय सीमा के तहत आयात प्रतिबंधों के दायरे में रखा जाएगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 101 रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्मों की इस तीसरी लिस्ट को जारी करते हुए हमें काफी खुशी हो रही है। इस लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की गति को दर्शाता है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की ओर से 2 सकारात्मक स्वदेशीकरण की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देना भारत सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि तीसरी लिस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि सेंसर, वेपन्स और गोला बारूद, इसके अलावा रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, पेट्रोल वेसल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और सेना की जरूरतों को पूरा करने वाले अनेक आइटम भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलीपींस अब तैयारी कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की और ऐसे में उसने अपनी एक नई शोर बेस एंटी शिप मिसाइल बटालियन तैयार कर दी है, जो कि फिलीपींस मरीन कॉर्प के अंडर में ही आती है। साथ ही फिलीपींस ने कहा कि हमें काफी खुशी है और हम उत्साहित भी हैं कि हमारी एक नई बटालियन की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इसे 3 अप्रैल को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ने कहा कि हम दुनिया की सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाले हैं, जो अपने लक्ष्यों का पता लगा सकती है, ट्रैक कर सकती है और पीछा कर सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। और अगले साल से भारत की रक्षा फर्म ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक तटीय बैटरी फिलीपींस को देने जा रही है। दोस्तों, एक मिसाइल बैटरी में आमतौर पर ट्रैकिंग सिस्टम के साथ 3 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 या 3 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सम्मेलन के दौरान अडानी डिफेंस सिस्टम, लार्सन एंड टूब्रो, अस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनियों सहित भारतीय उद्योगों को DRDO के द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी के दस्तावेजों को हस्तांतरित किया है।
इसके अलावा अन्य कई कंपनियां भी इसमें शामिल है। बता दें कि काउंटर ड्रोन सिस्टम कई सेंसर्स का उपयोग करके हवाई ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक और पहचान सकता है। इसके अलावा सूचना को संबंधित सिस्टम में स्थानांतरित भी कर सकता है। रडार और आरएफ आधारित डिटेक्शन सिस्टम की मदद से ड्रोन का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और कमेंट की मदद से इनकी पहचान की जाती है। सॉफ्ट किल को आरएफ जैमिंग और एंटी जीएनएस तकनीक और हार्ड किल को लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि डीईडब्ल्यू की मदद से अंजाम दिया जाता है। ये सिस्टम छोटे हाइब्रिड यूएवी, माइक्रो यूएवी, मल्टी रोटर और नैनो यूएवी सहित कई प्रकार के ड्रोन्स का पता लगा सकता है, उन्हें पहचान सकता है और उन्हें बेअसर कर सकता है। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट को बना रही है, उन्होंने अब इस फाइटर जेट के इंटरनल वेपन बे यानी कि आंतरिक हथियार प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये जो इंटरनल वेपन बे होगा वो काफी बड़े साइज का होगा, यानी कि इसका आकार बड़ा होगा और ये अमेरिका के F-22 रैप्टर के इंटरनल वेपन बे से भी बड़ा होगा। और कहा जा रहा है कि AMCA का जो इंटरनल वेपन बे है वो करीबन 4 रुद्रम नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइलें ले जा सकता है। रुद्रम 1 मिसाइल की जो लंबाई है वो 5.5 मीटर है और उसका वजन 600 किलोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि AMCA का वेपन बे करीबन 6 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। बता दें कि HAL पहले 3 प्रोटोटाइप्स को बना रहा है इसकी टेस्टिंग के लिए, जिसके बाद 3 और यूनिट फाइनल लेवल की टेस्टिंग के लिए बनेंगी और उसके बाद 2 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और इन्हें डिलीवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को इनकी टेस्टिंग करने के लिए। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और HAL ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसके तहत वे सिविलियन एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदलेंगे। हालांकि दोस्तों, भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है, लेकिन अब वर्तमान में मौजूद बोइंग 767 जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसे टैंकर में बदला जाएगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की जो वायुसेना है वो भी KC-46 पेगासस एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जो कि बोइंग 767 एयरक्राफ्ट पर ही आधारित है। वहीं जानकारों का मानना है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को एयर रिफ्यूलर में बदलना एक सस्ता काम होगा बजाय एक नए रिफ्यूलर को खरीदने के। बता दें कि भारत 6 एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करेगा। भले ही दोस्तों HAL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, लेकिन बोइंग यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वही इसके कंपोनेंट्स उपलब्ध कराएगा। क्योंकि दोस्तों बोइंग जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने कहा है कि भारत जल्द ही एंटायर रेंज वाला एक मीडियम स्पीड मरीन इंजन का निर्माण करेगा, जो कि मेक 1 कैटेगरी के तहत किया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार 90% तक का फंड उपलब्ध कराएगी। और ये नहीं, सरकार बिड्स को भी आमंत्रित करेगी भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि इस मरीन इंजन टेक्नोलॉजी का डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगी। बता दें कि इस इंजन को टग बोट्स, भारतीय नौसेना के ऑफशोर वेसल्स और कोस्ट गार्ड के वेसल्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश का प्लान बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनका देश डिफेंसिव मिसाइलों को अपग्रेड करने के लिए $2.6 मिलियन खर्च करने जा रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि चीन की आक्रामक नीतियों के कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों पर जो तैनात मिसाइलें होंगी उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन साथ में मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, ऑकस समझौता भी 3 देशों ने कर रखा है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब आप देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, तब ये हमारे लिए एक वास्तविक खतरा नजर आता है और इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की आक्रामकता को कैसे रोकना है उसकी प्लानिंग करनी होगी और हमें अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उनकी वायुसेना के F-A-18 और F-35A लड़ाकू विमानों के लिए जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के अधिग्रहण में भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइलों की खरीद भी की जाएगी और समुद्री तटों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नेवल माइंस की डील भी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार नई मिसाइलों को साल 2024 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना के लिए नेवल स्ट्राइक मिसाइल की खरीद नॉर्वे से करेगा। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।